Hi guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to tell you about those top 5 hyped skincare products that come from really prestigious skincare brands जिन्हें मैंने बहुत hope से लिया था, but for some reason they did not work for me. Now please understand we all are individual, so it could be different for you guys. तो अगर इनमें से कोई products आपके लिए work करे हैं, I'm really happy for you and I would like you to share your experience in the comment section with others also so that they could also know and learn from your experience. But मेरा काम है कि इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं. नाउ मुझे बहुत ज़्यादा होप इन प्रोडक्ट से इसलिए थी बिकॉज जिन ब्रांड से आते हैं वो इतने ज़्यादा हाइप्ड और रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं एंड राइटफुली सो बिकॉज maximum 90% of their other products have always worked for me. So I was very sure that these products will also work for me. और इन सभी की जितनी इंटरनेट पे भी मैंने रिव्यूज देखे थे सबके 4.5 4.6 से ऊपर ही थे. So I was really disappointed and more than anything I was shocked कि मेरे लिए क्यों नहीं काम करे. So if you want to know about my negative experience of using these products, then please keep on watching. Let's begin with a very big hit in the K-beauty industry, and this is a very famous K-beauty product called the Peptidonic Serum by S&P Prep. पूरे इंटरनेट पे इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ है और मैंने बहुत होप से इसको लिया था. इनफैक्ट वो खुद भी इसको जिस तरह से मार्केट करते हैं इस पर बड़ा बड़ा बहुत प्राउडली उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें 6 डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड्स हैं और 5 डिफरेंट टाइप के हाइलुरोनिक एसिड हैं और बहुत सारे स्किन हाइड्रेटिंग कंपोनेंट्स इसमें हैं. Which is not entirely untrue, but the disappointing thing in this product is कि इसमें fragrance बहुत ही ज़्यादा loud है. अब मैं ये difference सिर्फ इसलिए point out नहीं कर रही हूँ for the heck of it because एक चला हुआ है trend की एक taboo हो गया है fragrance के नाम का. That's clearly not the case with me personally. अगर last के 2 से 3 ingredients में होता है I don't mind usually. But यहाँ पे मुझे 2 शिकायतें हैं. सबसे पहली चीज़ इसकी जो पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना उसमें 40 चीज़ें हैं तो उन 40 में 18th नंबर पे फ्रेग्रेंस आती है. इट इज़ दैट हाई. और जो बाकी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे वो इस प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं लाइक टेट्रापेप्टाइड हो गए, कॉपर ट्राइपेप्टाइड हो गए, ये हाइलुरोनिक एसिड, सेरेमाइड, जितनी सारी चीज़ें हैं जो प्रॉमिसिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं वो सारे बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड है. तो इट शुड हैव बीन अदरवाइज लाइक फ्रेग्रेंस शुड बी लास्ट में और ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए थी. लेकिन ये सब इतनी मिनिमल क्वांटिटी में है कि आई डोंट थिंक ये कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट असर करती हैं. एंड जब होता क्या है कि जब फ्रेग्रेंस इन सारी चीज़ों से ज़्यादा होती है ना तो इवन अगर रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला is good and is supposed to suit you and help you get a better and healthier skin, but क्योंकि fragrance component इतना high होता है there is a possible risk of irritation that comes along with it which one should be wary of. ना ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें 3-4 अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो कि लिस्ट में काफ़ी ऊपर की तरफ आते हैं जैसे कि आर्जिनिन हो गया, नाइसिनामाइड हो गया एंड सीका वगैरह हो गया. बट वो 3-4 ही हैं. उसके बाद जितने सारी यूजलेस चीज़ें हैं पहले हैं और जितनी सारी जो मार्केट कर रहे हैं बता के वो बिल्कुल लास्ट में है और बिल्कुल कम क्वान्टिटी में है. तो अगर इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस भी नहीं होती ना तो एक बार कुछ चलता. बट इसकी फ्रेग्रेंस इतनी लाउड है कोलोन की तरह और बिल्कुल हेडेक दे देती है आपको. इनफैक्ट मैंने काफ़ी कोशिश करी जैसे यूजुअली मुझे कुछ फेस पे सूट नहीं करता तो मैं उसे बॉडी पे लगा के एग्जॉस्ट कर देती हूँ. बट इसको मैं बॉडी पे भी लगा रही थी ना तो मेरी बॉडी की स्किन भी इरिटेट हो रही थी इससे. तो मुझे पर्सनली इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है एंड दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट रियली डिसअपॉइंटेड मी. The second product again comes from a very famous skincare brand, The Ordinary, and I'm already feeling that a lot of people will disagree with me on this because after all it's The Ordinary और वहाँ से तो यही expected होता है कि अच्छे ही formulations मिलेंगे. And even मैं भी to be very honest figure out नहीं कर पाई कि what exactly was there in that product that did not suit me, but for some reason that did not suit me. And the one that I'm talking about is the 2% salicylic acid solution. सरप्राइजिंगली ये उनके बेस्ट सेलर्स में आता है. अगर उनके पास जितनी भी पूरी रेंज है उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने इसे रेट करके एकदम हाई पे रैंक करे है. बट मुझे ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट इसके साथ नहीं मिला और मैं फिगर आउट भी नहीं कर पाई क्वाइट ऑनेस्टली कि क्यों ऐसा हुआ. एक तो जो चीज़ मुझे फॉर श्योर इसमें पसंद नहीं है कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है अगर मेरे जो सैलिसिलिक एसिड सेरम है कंप्लीटली वाटर बेस्ड हो. लेकिन ये इकलौता ऐसा मैंने आज तक यूज़ करा है जिसका थोड़ा सा मिल्की सोपी इमल्जन जैसा एक ऐसा टैकी सा टेक्स्चर है इसका. जैसे आप इसके 2-3 ड्रॉप्स लगा के इसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे फोम अप सा होने लगता है, एक सोपी सा मिल्की सा इमल्जन बनने लगता है. मुझे वैसा बिल्कुल पसंद नहीं है. बहुत टैकी टेक्स्चर है, कंफर्टेबल नहीं है स्किन के लिए और एक्ने
प्रोन स्किन टाइप को बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए होता है और इसका रिजल्ट और फील बिल्कुल ऑपोजिट है। नाउ पहले मैंने ये प्रोडक्ट को इसलिए नहीं खरीदा था कि काफ़ी पहले की बात है जब ये अपना पुराना वाला फॉर्मुलेशन इनका मार्केट में था, क्योंकि उसमें जो पेनिट्रेशन बूस्टर्स इन्होंने यूज़ करे थे वो पॉसिबल स्किन इरिटेंट्स हो सकते थे, तो मैं इससे दूर ही रहती थी। लेकिन जब उन्होंने अपना फॉर्मूला रिवाइज करके नया वाला निकाला जिसमें बहुत माइल्ड सर्फेक्टेंट्स उन्होंने यूज़ करे थे, तो उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मुझे ट्राई करना चाहिए। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ हेजिटेशन आई डिड बाय दैट एंड आई यूज्ड इट tried to use it like 3-4 times because I wanted to be sure कि द ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट खराब कैसे हो सकता है। तो एक बार नहीं सूट करा तो 2 बार, 3 बार, 4-5 बार मैंने इसको ट्राई करा, बट ईच टाइम आई ट्राइड इट आई डिड नॉट लाइक इट। और अभी भी मुझे आधी बॉटल बची हुई है, आई डोंट नो हाउ विल आई कंज्यूम इट, बट दिस प्रोडक्ट वॉज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। The next product is again a cult favorite. This is by the brand Plum. This is their 10% niacinamide Clarity Boost Serum. इसमें बहुत अच्छी कुछ ingredients हैं, जैसे कि इसमें niacinamide तो है ही, पर उसके अलावा राइस वाटर वगैरह यूज़ करा हुआ है। आई थिंक इसमें स्कोलिन वगैरह भी है। तो फॉर्मूला ऐसे कोशिश करी गई है बनाने की कि वो हर किसी को सूट करे, बट इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं जो शायद मेरे लिए काम नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल जब बात आती है राइस फर्मेंट फिल्ट्रेट की, या फिर इसमें जैसे उन्होंने रोज फ्लावर वाटर यूज़ करा हुआ है, सॉर्बिटॉल वगैरह यूज करा हुआ है। दिस इज अगेन माय गेस, क्योंकि ये जो 3-4 कंपोनेंट्स हैं ये थोड़े ज्यादा ड्राइंग होते हैं नेचर में, तो ऑफकोर्स इनके फायदे भी होते हैं, लेकिन इनकी जो आप कह सकते हैं जो टेंडेंसी है वो ड्राइनेस की तरफ ज्यादा होती है। तो कई बार क्या होता है, अगर आपकी स्किन को ये ब्रेकआउट कॉज नहीं भी कर रहे तो भी स्किन पे ड्राइनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि दैट विल लीड टू इचिंग और हाइव्स और इरिटेशन, एंड you know what I mean, right? So that was happening with me. That's why ये प्रोडक्ट मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी इससे नहीं मिल रहे थे। जब हम बात करते हैं नाइसिनामाइड की, इट इज सपोजिडली made in a way that it suits acne prone skin type also. It is supposedly the most gentle serum of all. तो अगर मुझे कहीं 5 या 7% की स्ट्रेंथ तक का नाइसिनामाइड सेरम मिलता है किसी भी और अच्छे इंडियन ब्रांड से 500-600 रुपये का मिलता है जो कि इक्वली या उससे बेहतर परफॉर्म करता है, तो मुझे मेक सेंस नहीं करता कि मैं 10% जितने हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइसिनामाइड क्यों चूज करूं। कई लोगों को 15 या 20% भी सूट करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 5% से सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर मैं 10% वाला क्यों यूज करूं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मैंने अभी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आउट करे वो एक 2-edged swords हैं बेसिकली। अगर फायदा कर गए, सूट कर गए तो वेल एंड गुड, बहुत लोगों को पसंद भी आए ये प्रोडक्ट, लेकिन अगर नहीं सूट करे तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी स्किन ने उनको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने के बाद इचिंग और ड्राइनेस हो रही थी, इसलिए मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। सो फॉर दैट रीज़न आई थिंक आई डिड नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट। Product number 4 is by the brand Chemist at Play. This is their retinol 0.03%. I had such great expectations from this product. In fact, मैं इसे यूज़ करती रही, मैंने पूरी बॉटल ख़त्म कर दी है ऑलमोस्ट, इसी एक्सपेक्टेशन में कि मे बी एक टेम्प्रेरी पर्जिंग फेज है इसलिए शायद निकल जाएगा, लेकिन मेरी स्किन को कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, थोड़ी सी इरिटेट भी हो रही थी, एंड एट द सेम टाइम इसमें किसी तो चीज़ की फ्रेग्रेंस है जो बिल्कुल लाउड एक रोज़ के जैसी महकती है। जैसे ही मैं बॉटल खोलूँ तो पूरा रूम महकता है, इट इज़ दैट लाउड। मैंने इंग्रेडिएंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ा तो कहीं पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है फ्रेग्रेंस, सो आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एज सच इन द प्रोडक्ट, बट फॉर श्योर किसी ना किसी इंग्रेडिएंट की मास्क फॉर्म में फ्रेग्रेंस इसमें ज़रूर है। प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट्स में बताना अगर आपने भी ऐसे एक्सपीरियंस करा इस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि मुझे फॉर श्योर, आई मीन आई डोंट वांट टू मेक एनी बिग क्लेम्स हियर, बट इसमें फॉर श्योर किसी ना किसी मास्क इंग्रेडिएंट के फॉर्म में तो फ्रेग्रेंस है, बिकॉज इट कांट बी दैट लाउड। इट इज लाइक रोज की तरह, बिल्कुल ऐसे गुलाब जल और लक्स के साबुन के जैसी लगती है, तो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता इसको स्किन पे लगाते हुए ना। जितना क्लोजली मैंने इंग्रेडिएंट्स को फिर स्कैन करा, बिकॉज आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि किस चीज़ की स्मेल है, सो आई थिंक द क्लोजेस्ट इंग्रेडिएंट दैट आई कुड फाइंड वाज फेनेथाइल अल्कोहल, जो कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है और एज अ फ्रेग्रेंस कंपोनेंट की तरह भी यूज़ करा जाता है, अगेन विच इज़ सेफ अगर उसे एक सर्टन कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करा जाए तो, बट अगेन दैट्स द ओनली थिंग जिसको फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ करा जाता है। तो मेरे ख्याल से उसका इसमें बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए मुझे वो इरिटेट करता है। ऑल्सो सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट आर that by nature are supposed to benefit you, but for some reason it might not suit a few people. जैसे कि just ingredients के starting में right after using aqua as the solvent of course, जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने use करी है is the sweet almond oil, which again is great in nature, right? Because उसमें बहुत सा विटामिन E होता है, it is super rich in fatty acids that is supposed to support the skin barrier of yours, all good things, but that also
does not suit everyone, because I know for a fact that a certain section of people are allergic to sweet almond oil also. और क्योंकि उसकी वजह से it gives the product this little heavier texture, it is not very well tolerated by sensitive skin type people. So for those reasons it may or may not work for a few people. Again, जैसे coming to olive oil, इसमें olive oil यूज किया हुआ है जो कि by nature comedogenic होता है, तो जिनकी स्किन पे एक्ने का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है उसको यूज करना. तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है तो मे बी इट विल वर्क फॉर यू. लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन या सेंसिटिव है या इवन कॉम्बिनेशन भी है तो मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट आपके लिए वर्क करेगा. Coming to the fifth and the last product, this is by Bare Anatomy, which is their cleansing scalp scrub. सेम जो फॉर्मूला हमारे फेस के लिए होता है कि हम फेस की स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, उसी तरह से इसका पर्पस होता है आपके स्कैल्प की स्किन को एक्सफोलिएट करना. जब मैंने इसको पहली बार खरीदा था, यूज करा था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और होपफुल थी क्योंकि मैं ऐसा प्रोडक्ट बहुत दिनों से सोच रही थी कि इंडियन मार्केट में है क्यों नहीं जो स्कैल्प की स्किन को भी एक्सफोलिएट करे, क्योंकि स्कैल्प पे भी बहुत सारा ऑयल बिल्डअप होता रहता है, एक फ्लेक्स बनते रहते हैं, डैंड्रफ होता रहता है, स्वेट और सीबम तो वहाँ भी आता है, वो भी स्किन है. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गई थी जब मैंने इसको पहली बार यूज़ करा था तब. अब मैं इसे ऑलमोस्ट 5 बार यूज़ कर चुकी हूँ और एक ही बार का इसमें बचा होगा और फिर ये ख़त्म हो जाएगा. नाउ इसमें जो चीज़ वो प्रॉमिस करते हैं, एक तो ये कि किसी भी तरह का जो पोल्यूशन है, डर्ट है, ऑयल बिल्डअप है, वो सब ये दूर करता है और डैंड्रफ को भी अप टू 99% ये रिड्यूस कर देता है. अब इसमें जो चीज़ें काम करेंगी आपके लिए, इसमें कुछ इफेक्टिव एचेज हैं, इसमें शुगर है और साथ में इसमें कोकोनट ऑयल है. तो जो शुगर की ग्रिटी पार्टिकल्स है ना, आप लिटरली फील कर सकते हैं अपने हाथ पर उनको लेके जब आप लगाएंगे. मुझे इस प्रोडक्ट के साथ मेनली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इसने मुझे कुछ नुकसान कर दिया. आई एम श्योर दैट दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड गुड फॉर हेयर, बट इसके साथ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बहुत है क्योंकि ये एक फिजिकल स्क्रब के फॉर्म में आता है ना, बहुत कोर्स और ग्रिटी इसके पार्टिकल्स हैं, तो इसको स्कैल्प तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगती है और बिल्कुल पूरे स्कैल्प पे अगर आपने लगाया तो शायद एक ही बार में पूरा डब्बा खत्म हो जाएगा, जो कि 700-800 रुपये का आता है. एंड उससे भी पहली बात यह है कि ये स्कैल्प की स्किन तक रीच ही नहीं कर पाता. तो मुझे लगता है जैसे फेशियल स्किन के लिए अभी बहुत सारे लोग फिजिकल स्क्रब्स के ऊपर प्रेफर करते हैं क्लेंजिंग ऑयल या एक्सफोलिएटिंग एसिड्स या सेरम्स, क्योंकि उससे जेंटली एक्सफोलिएट भी हो जाता है, विच इज़ द वे टू गो. तो मुझे ऐसा लगता है इवन स्कैल्प के लिए दे शुड प्रॉबेबली कम अप विद समथिंग विच इज इन अ लिक्विड फॉर्म और अ सेरम फॉर्म, एक क्लेंजिंग ऑयल की तरह. जैसे स्कैल्प की स्किन के लिए क्लेंजिंग ऑयल बना होना चाहिए ताकि वो आराम से पेनिट्रेट हो जाए. तो मुझे लगता है जिन गर्ल्स के बाल बहुत शॉर्ट हैं उनके लिए इट मे वर्क ऑल्सो, लेकिन जिनके बाल लंबे हैं उनको वो स्कैल्प तक वो पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी और उस प्रोसेस में जो इतना रिग्रेसली मसाज करना पड़ता है तो उससे हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है. तो मुझे लगता है फ़ायदा करने के चक्कर में नुकसान ज़्यादा हो जाता है. तो मेरा हेयर ब्रेकेज पर्सनली बहुत होता है अगर मैं इसको अच्छे से स्क्रब करने की कोशिश करती हूँ तो. बट अगेन आई लाइक द कॉन्सेप्ट, बट आई रियली विश के फिजिकल स्क्रब की जगह कुछ क्लेंजिंग ऑयल बेस्ड आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा. Okie dokie, so with that I have come to the end of this video. I really hope that you found this video to be useful. Please भूलना मत comments में share करना अगर आपको ये products अच्छे लगे तो. I really want to know कि इनमें से कौन से products आपके लिए work करे, and I'm really very happy for you. With that I have come to the end of this video. I'm gonna take your leave and we'll meet you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.